हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सुमित को खोने के बाद कैसी थी स्मिता की जिंदगी। सुमित के जाने के बाद कितनी अकेली हो गई थी स्मिता। उसके जीवन की सारी खुशियां तो सुमित के साथ जैसे चली गई थी। क्या कभी लौट सकी स्मिता की जिंदगी में बाहर? दिल्ली की ऐसी पॉश आवासीय सोसाइटी जहां लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, पड़ोसियों का कभी एक दूसरे से सामना हो जाता है तो आधुनिकता का लबादा ओढ़े लेडीज हाय हाउ आर यू कहती हुई आगे निकल जाती हैं। जेंट्स को तो वैसे भी आस पड़ोस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। सुबह घर के काम के लिए निकलते हैं तो शाम तक, यदि बिजनेसमैन हुए तो रात तक घर लौटते हैं। घर की जिम्मेदारियां उनकी पत्नियां ही उठाती हैं। मतलब घर उन्हीं की देख रेख में चल रहा होता है। 10 साल बीत चुके थे स्मिता को शादी कर दिल्ली की इस हाई सोसाइटी में रहते हुए। आज सुबह से सोसाइटी में सुगबुगाहट थी। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में स्मिता के पति सुमित की मौत की खबर सबको मिल चुकी थी। ज्यादातर लोग सुमित और स्मिता को जानते थे। वक्त की किताब के पन्ने उल्टे तो अभी की बात लगती है। स्मार्ट, पढ़ी लिखी, सुंदर स्मिता चंडीगढ़ में पैदा हुई। वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। फैशन के मामले में चंडीगढ़ की लड़कियां दिल्ली की लड़कियों से पीछे नहीं हैं। छोटे शहरों में लड़कियां खूब स्कूटी चलाती हैं, क्योंकि वहां दिल्ली की तरह यातायात के साधन खास नहीं होते। एक तरह से वो पूरी तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं। इतनी तो दिल्ली की लड़कियां भी तेज नहीं होती। मतलब इस सब का यही है कि स्मिता आत्मविश्वास से भरी, लोगों से मेल मिलाप रखने वाली खुश मिजाज लड़की थी। जब उसकी शादी सुमित से हुई थी, सुमित तो जैसे दीवाना हो गया था स्मिता को देखकर। जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, हुआ यूं था कि सुमित के दोस्तों के ग्रुप में उदय की शादी सबसे पहले तय हुई थी। सबके लिए बारात में जाने, डांस करने, मस्ती मारने का अच्छा मौका था। और आज बारात जा रही थी चंडीगढ़। एक दूसरे से सुमित और स्मिता वहीं मिले थे। शीना स्मिता की बेस्ट फ्रेंड थी। शीना ने स्मिता से पहले ही बोल दिया था कि शादी के एक हफ्ते पहले ही वो अपना तामझाम लेकर उसके घर आ जाएगी और शादी होने के बाद ही घर वापस जाएगी। स्मिता भी कम उत्साहित नहीं थी शीना के विवाह को लेकर। स्मिता शीना का पूरा हाथ बटा रही थी शादी की खरीदारी करने में। शीना की बात मानते हुए वो एक हफ्ते पहले ही शीना के घर रहने आ गई थी। दोनों सहेलियां रात में शादी के बाद हनीमून और उदय को लेकर खूब मस्ती, छेड़छाड़ भरी बातें करती। वो दिन भी आ गया जब बारात द्वार पर खड़ी थी। स्मिता कई सहेलियों के साथ द्वार पर दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए खड़ी थी। जीजा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? फटाफट से 10,000 रुपए का नेक दीजिए, रिबन काटिए और फिर अंदर जाइए। और हाँ, शीना से मिलने की इतनी जल्दी है तो नेक डबल कर दीजिए। हम हैं ना, शॉर्टकट से सब मामला सेट कर देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। वो देखिए, सामने से अंकल आंटी और सब आ रहे हैं। खुद ही हमें प्यार से अंदर ले जाएंगे। उस तरफ से सुमित बोला। और वाकई अंकल आंटी ने आते ही कहा, अरे बेटा, क्यों रोक रखा है दूल्हे राजा को? अंकल जी, बिना नेक लिए ये अंदर कैसे आ सकते हैं? स्मिता इटलाते हुए बोली। बेटा, नेक क्या कहीं भागा जा रहा है? पहले ही बहुत देर हो गई है, सबको आने दो। चलो सब साइड हो जाओ। तुम्हारी आंटी को दूल्हे का तिलक करना है। दूल्हा और उसके दोस्त बड़ी शान से अंदर आए और सुमित ने साइड में खड़ी स्मिता को आंख मार दी। इससे स्मिता और भी झल्ला गई। इसके बाद तो पूरी शादी और विदाई होने तक स्मिता और सुमित की नोकझोंक चलती रही। बारात दुल्हन को लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी तो सारे दोस्त सुमित को छेड़ रहे थे। भाई, लगता है जल्दी ही दोबारा चंडीगढ़ बाराती बनकर आना पड़ेगा। वाकई सुमित अपना दिल चंडीगढ़ में स्मिता के पास ही छोड़ आया था। मम्मी के पीछे पड़कर उसने स्मिता से शादी के लिए इतना जोर दिया कि 1 महीने बाद स्मिता दुल्हन बनकर सुमित के घर आ गई थी। चट मंगनी पट ब्याह, मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ। हनीमून पर सुमित स्मिता से अक्सर ये बात कहकर उसे अपने प्यार की दीवानगी दिखाता रहा था। खुशी के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं और बुरे दिन कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, लेकिन लगता है हम मानो वर्षों से उसी में जी रहे हैं। स्मिता 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जिंदगी का हर लम्हा खुशगवार गुजर रहा था।
कोई चिंता नहीं थी उसे। सुमित का अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे की कमी का सवाल ही नहीं था। सोमा काकी बरसों से उनके घर पर काम कर रही थी। एक तरफ से वो घर में खाने पीने की व्यवस्था, रख रखाव, घर में आने जाने वालों पर अपनी पूरी नज़र रखती थी। इसीलिए स्मिता घर की तरफ से बेफिक्र थी। और घर के ड्राइवर शामू काका, उन्होंने तो अपनी पूरी जवानी इस घर में गुजार दी थी। सुमित के पापा के समय के ड्राइवर थे शामू काका। पापा के गुजर जाने के बाद भी पूरी निष्ठा से इस घर की सेवा की। मम्मी को शामू काका पर इतना भरोसा था, रात बेरात कहीं आना जाना हो तो शामू के साथ कार में जाने में उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता था। सुमित ने बचपन से शामू काका को देखा था। स्कूल से लाना ले जाने, ट्यूशन से घर ले जाना, घर का सारा राशन पानी लाना, यहाँ तक कि फैक्ट्री के सामान को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से क्लाइंट तक पहुंचाने का काम भी शामू काका बहुत अच्छी तरह करते। स्मिता बहुत खुश थी अपनी जिंदगी से। शायद अपनी खुशियों पर उसकी खुद की नज़र लग गई थी। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन मम्मी जी के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। ऐसा तो कभी नहीं होता। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके जब वो अपने बेडरूम से नीचे आती थी तो मम्मी जी अक्सर गार्डन में चेयर पर बैठी अखबार पढ़ती दिखती, या फिर गार्डन में चहलकदमी करती बच्चों को बाय बाय कर उन्हें प्यार से निहारती थी। लेकिन आज क्या हुआ? बच्चों को शामू काका के साथ कार में बैठाकर स्मिता ने मम्मी के कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वो खुल गया। सामने बेड पर मम्मी औंधे मुंह लेटी थी और हाथ नीचे लटका हुआ था। ये देखकर स्मिता की घुटी चीख निकल गई। सुमित सुमित चिल्लाने लगी। सुमित देखो मम्मी जी को क्या हो गया। रात में मम्मी जी को दिल का दौरा पड़ा था। उठने की कोशिश की होगी शायद, लेकिन औंधे मुंह पलंग पर गिर गईं। मम्मी जी की जीवन डोर टूट चुकी थी। उनका इस तरह अचानक से चले जाना स्मिता और सुमित के लिए झटके से कम नहीं था। सुमित तो जैसे पूरी तरह से टूट गया था। माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। वैसे भी जब वो 10वीं में गया ही था, पापा की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी। मम्मी जी ने अकेले उसे पाला पोसा था, फैक्ट्री का काम संभाला था और इतने बड़े घर को संजो कर रखा था। एक तरह से आज वो जो भी था, मम्मी के हाथों गड़ा मजबूत व्यक्तित्व था। उनके जाने से वो भीतर से टूट गया था। फैक्ट्री का काम तो उसने बीबीए की पढ़ाई के बाद ही संभाल लिया था, लेकिन मम्मी के होते बिजनेस की ओर से वो बेफिक्र था, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन तो वही लेती थी। खैर, वक्त के साथ साथ सब सामान्य हो जाएगा, ये सोचकर स्मिता सुमित को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। सुमित एक शाम फैक्ट्री से आया तो हल्का बुखार महसूस कर रहा था। स्मिता घबरा सी गई। पिछले महीने से पूरे देश में मंडराती कोरोना वायरस की महामारी ने सभी को दहशत में डाल दिया था। सरकार द्वारा लोगों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही थी। टीवी चैनलों में यही न्यूज़ छाई हुई थी। मानव से मानव में होने वाली इस बीमारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया था। बच्चों के स्कूल तो बंद हो गए थे। स्मिता ने सुमित को फैक्ट्री जाने से मना किया था, लेकिन सुमित का कहना था कि हो सकता है देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बन जाए। इसीलिए वो फैक्ट्री का काम काफ़ी हद तक समेटना चाहता था, ताकि आगे दिक्कत ना हो। लेकिन इंसान अपने आप को कितना ही बचा ले, प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चलती। दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उससे एक दिन पहले सुमित कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। स्मिता ने बच्चों को ऊपर के फ्लोर में ही रहने की हिदायत दे दी थी। सोमा काकी थी तो स्मिता को बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। सुमित की बिगड़ती हालत देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल जाने से पहले सुमित बोला था, सुमी, लगता है अब तुम्हें बच्चों को और इस घर को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। सुमी, मैं तुमसे, बच्चों से, इस घर से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। सुमी, मुझे लग रहा है मौत मुझे बुला रही है। नहीं सुमी, नहीं, मुझे नहीं छोड़ना तुम्हारा साथ। और स्मिता का रो रो कर बुरा हाल था। सुमित की ये हालत उससे भी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन करती भी क्या। उसके हाथ में हो तो अपनी जिंदगी उसके नाम लिख देती। अस्पताल में एक बार मरीज को भर्ती कराने के बाद उससे मिलना मुश्किल था। सुमित के साथ वहां अस्पताल में क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चला।
टीवी पर अस्पताल के बुरे हालात, मरीज के साथ बरती जाने वाली लापरवाही और मरीजों की मौत के बाद उनके शरीर के साथ अमानवीयता देख स्मिता सिहर उठती थी। फोन की हर घंटी किसी आशंका का संकेत देती थी और वाकई उसकी आशंका सच में बदल गई। सुमित नहीं बच पाया था। ये सुनते ही स्मिता तो जैसे पत्थर हो गई। सोमा काकी ना होती तो शायद आज वो भी जिंदा ना होती। मम्मी जी की मौत को 2 महीने भी नहीं हुए थे और सुमित का उसे यूं अचानक छोड़कर चले जाना, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से कोई घर भी नहीं आ सकता था। कोई पास आकर उसे गले नहीं लगा सकता था। कोई पास नहीं था कि वो उसके कंधे पर सिर रखकर रो सके। बस एक सोमा काकी थी जिनकी गोद में वो सिर रख सकती थी। वो ममता की मूरत बन स्मिता को संभाले हुए थी। बच्चे तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। 8 साल का अभी कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन 2 साल की परी तो अभी नादान थी। अस्पताल से सुमित के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार करना था। शामू काका स्मिता के साथ थे, वरना अभी तक तो स्मिता की हिम्मत टूट चुकी थी। कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। लॉकडाउन की हालत में चंडीगढ़ से किसी का आना मुश्किल था। अड़ोसी पड़ोसी फोन पर ही अफसोस जता रहे थे। सुमित का दोस्त उदय जरूर काफी मदद कर रहा था। सुमित उसका बचपन का दोस्त था। वो स्मिता को क्या दिलासा देता। उसके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। स्मिता असहाय महसूस कर रही थी अपने आप को। सामान्य दाह संस्कार तो दूर की बात थी। स्मिता सुमित के शरीर को छू भी नहीं सकती थी। वो सुमित जिसके बिना वो जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। कितनी बेबस थी वो। चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह शव दाहगृह में क्रियाक्रम हुआ। अचानक सब क्या हो गया था। स्मिता की तो दुनिया ही बदल गई थी। 3 महीने गुजर गए थे सुमित को गुजरे हुए, लेकिन स्मिता सदमे से उबरी नहीं। अवि और परी उसके पास आते और कहते, मम्मी खेलो ना हमारे साथ। तो स्मिता खोई खोई आंखों से बस उन्हें देखकर सिर पर हाथ फेर फिर न जाने कहाँ खो जाती। कोशिश कर रही थी वो खुद को संभालने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सोमा काकी ही एक माँ की तरह उसे संभाल रही थी। गांव से तो उनका नाता कब का टूट गया था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उन्हें एक तरह से घर से निकाल दिया था। आस न औलाद। शहर आई तो इस घर में उन्हें आसरा मिला कि यहीं की होकर रह गईं। रोज चंडीगढ़ से मम्मी पापा का फोन आता था। मम्मी रोती उसे तसल्ली देती। मम्मी के पैरों में दर्द रहता था और पापा की हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। इसीलिए स्मिता ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं दिल्ली आने की। अपनी सेहत का ख्याल रखो। आकर भी क्या हो जाएगा, सुमित वापस तो नहीं आ जाएगा। स्मिता ने अब कभी कभी फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। अनलॉक की प्रक्रिया काफ़ी हद तक शुरू हो गई थी। उनका टेप का बिजनेस था। छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की टेप बनती थी उनकी फैक्ट्री में। कोरोना काल में पीपीई किट के लिए टेप का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री का मैनेजर विशाल बिजनेस माइंडेड इंसान था। टेप तो फैक्ट्री में बन ही रही है, क्यों ना पीपीई किट खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाई जाए। बस काम चल पड़ा। विशाल ने स्मिता को सजेशन दिया कि मार्केटिंग के लिए कोई नया व्यक्ति चुन लिया जाए, क्योंकि ये काम पहले सुमित देखता था। स्मिता ने ये काम विशाल को सौंप दिया और सब कुछ देखभाल कर रजत को मार्केटिंग हेड नियुक्त कर दिया गया। रजत ने काफ़ी अच्छी तरह से काम संभाल लिया था। स्मिता कभी कभी फैक्ट्री जाती थी पैसों का हिसाब किताब देखने। स्मिता ने कॉमर्स पढ़ा था, इसीलिए अकाउंट्स वो देख लेती थी। स्मिता नोट कर रही थी कि जब भी वो फैक्ट्री जाती है, रजत किसी न किसी बहाने से उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है। वैसे रजत बुरा इंसान नहीं था, लेकिन इसका ऐसा बर्ताव स्मिता को कुछ अटपटा लगता। रात के 8 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो सोमा काकी ने दरवाज़ा खोला। स्मिता मैडम हैं? रजत 2-3 फाइलें हाथ में पकड़े खड़ा था। हाँ, लेकिन आप? सोमा काकी ने पूछा। मैं रजत, फैक्ट्री का न्यू मार्केटिंग हेड। रजत अपना परिचय दे ही रहा था, तब तक स्मिता दरवाजे तक आ गई। आप इस वक्त? क्या बात है? स्मिता ने आश्चर्य से पूछा। मैडम, ज़रूरी कागज़ पर साइन चाहिए थे। क्लाइंट से बात हो चुकी है, बस आपके अप्रूवल की ज़रूरत थी। आइए बैठिए, लाइए पेपर दीजिए। स्मिता ने रजत से पेपर ले लिए। रजत की आंखें घर का मुआयना कर रही थी।
साइड टेबल पर फ्रेम में अवि और परी की फोटो देखकर बोला, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके मैडम। हम्म। स्मिता बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पेपर साइन करके रजत की ओर बढ़ा दिए। सोमा काकी को रजत की आंखों में लालच नजर आया था। शामू काका से सोमा काकी को पता तो चला कि फैक्ट्री में नया आदमी आया है और काफी अच्छा काम कर रहा है। आज देख भी लिया, लेकिन रजत सोमा को कुछ ठीक सा नहीं लगा। इंसान को देखकर पहचान लेती थी वो। जिंदगी ने इतनी ठोकरें दी थी कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकती थी। नहीं नहीं, स्मिता बिटिया को इससे बचाना होगा। सोमा काकी के दिमाग में एक उपाय सूझा। घर के पीछे बने गैराज में गई। शामू काका वहीं रहते थे। खाना पीना नहाना धोना सब इंतजाम कर रखे थे उनके लिए। क्या बात है, इस वक्त यहाँ? शामू काका दूध गर्म कर रहे थे। खाना तो उन्हें घर से मिल ही जाता था। शामू, तुझे फैक्ट्री में आए नए आदमी, क्या नाम है? हाँ, रजत, उस पर नजर रखनी है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। जिस तरह से वो स्मिता बिटिया को देखता है मुझे बुरा लगता है। फैक्ट्री में कितने आदमी हैं, लेकिन ये बिटिया के आसपास मंडराता रहता है। अगले दिन जब रजत फैक्ट्री से निकला, शामू काका ने गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। उसने गाड़ी मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी। शामू काका भी गाड़ी पार्क कर उसके पीछे हो लिए। शामू काका ने अपना हुलिया बदला हुआ था। रजत उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता था। रजत मॉल के फूड कोर्ट में पहुंचा। वहां कोने की टेबल पर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। मिल आए अपनी स्मिता मैडम से, लड़की ने ताना देते हुए कहा। यार तुम भी ना, सब अपने और तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। हाथ में आ गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम बस मेरा कमाल देखती जाओ। शामू काका एक टेबल छोड़कर बैठे थे, लेकिन उनके कान पीछे लगे थे। अब रजत की असलियत सामने थी। शामू ने सोमा के सामने घर पहुंचते ही रजत का फरेब सामने रख दिया। सोमा काकी ने भी स्मिता को रजत का कमीनापन बताने में देर नहीं लगाई। स्मिता को तो रजत की हरकतों पर पहले ही शक था। शामू काका की बात पर यकीन ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगले ही दिन स्मिता ने मैनेजर विशाल से बात करके एक प्लान के तहत रजत का फैक्ट्री से हिसाब ऐसे किया कि उसे ये पता ही नहीं चला कि स्मिता को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। स्मिता जान चुकी थी कि अब उसे कदम कदम पर फरेब करने वाले, झूठी हमदर्दी दिखाकर अपनेपन का दिखावा करने वाले और प्यार का दावा करने वाले लोग खूब मिलेंगे। उसे हर कदम फूक फूक कर उठाना है। शामू काका और सोमा काकी ने भी ये ठान लिया था कि स्मिता की, इस घर की और बच्चों की हर हाल में रखवाली करेंगे। खून का ना सही दिल का रिश्ता जुड़ा था उनका इन सब से। रजत की तरह ही स्मिता को काम के सिलसिले में ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्हें स्मिता की धन दौलत से बेशक मतलब था, लेकिन उस जैसी सुंदर स्मार्ट अकेली औरत को देखकर उसे पाने की उन्होंने कोशिशें की कि शायद दाव लग जाए। लेकिन स्मिता ने अपने दिल में सुमित को बैठा रखा था। कोई दूसरा तो उसमें घुस ही नहीं सकता था। स्मिता की मम्मी का आए दिन फोन आता और दबी जबान में वो उनकी यही ख्वाहिश होती कि बेटी अपनी जिंदगी के बारे में एक बार फिर से सोचे। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, महज 34 साल की थी। लेकिन स्मिता बात को दूसरी तरफ मोड़ देती। स्मिता के पीछे पड़ने वाले भौरों की कमी नहीं थी। एक बड़े होलसेल डीलर जो लाखों को ऑर्डर देते थे, स्मिता से मिलने के बाद 2 करोड़ रुपए के माल खरीदने का ऑर्डर दे गए और कच्चा माल उधार में दिलवा दिया अलग। वो अब हर तीसरे तीसरे दिन आने लगे तो शामू काका को शक हुआ। उन्होंने बाहर खड़ी डीलर की गाड़ी के ड्राइवर को बुलाकर चाय पिलाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बताया कि साहब की पत्नी कई साल से अलग रह रही है, क्योंकि ये इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। एक बार फिर शामू काका ने स्मिता को संकट से निकाला। शामू काका ने कहा था कि बड़े मालिक ने उन्हें 10 साल की उम्र से रखा हुआ है और अब भी उनका कोई अपना नहीं है। वो बचपन में कब अनाथ हो गए थे उन्हें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि उनके गांव के चाचा बड़े मालिक के पास किसी पुराने कर्मचारी की सिफारिश पर छोड़ गए थे। सोमा काकी अक्सर स्मिता को अकेले में बैठी आंसू बहाते देखती थी। वो भी चाहती थी कि स्मिता को अपने जीवन की खुशियां मिलें, लेकिन वो क्या कर सकती थी अपनी इस बिटिया के लिए।
मम्मी, संडे को मेरी क्लास में चिराग का बर्थडे है। उसके पापा ने पार्टी रखी है। उसने मुझे भी इनवाइट किया है। अभी बोला। ठीक है, शामू काका तुम्हें ले जाएंगे। संडे को अभी तैयार होकर शामू काका के साथ चिराग के घर चला गया। उसे कार में बैठा स्मिता जब घर के अंदर आई तो टीवी खोलकर बैठ गई। अचानक साइड टेबल पर नजर गई तो गिफ्ट तो वहीं रखा हुआ था। वैसे तो शामू काका को फोन करके वापस बुला सकती थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि शामू काका अभी को वहां अकेला छोड़कर आए। स्मिता ने सोचा क्यों ना वही दे आए। लौटते हुए बुटीक से अपने कपड़े भी लेती आएगी। कई बार फोन आ चुका था कि उसके सूट सिलकर रेडी हैं। स्मिता ने फटाफट कपड़े बदले और दूसरी गाड़ी निकालकर चिराग के घर पहुंच गई। चिराग के घर का पता उसने शामू काका को लिख कर दिया था, इसीलिए उसे याद था। चिराग का घर वाकई खूबसूरत था। वो लॉन की तरफ गई जहां सिर्फ 10-12 बच्चे थे। बच्चों को दूर दूर बैठाकर फन एक्टिविटी कराई जा रही थी। वहां नजरें घुमाकर अवी को देख रही थी कि पीछे से आवाज आई, हेलो, आप शायद अवी की मदर हैं। स्मिता ने पलट कर देखा। लगभग 35-37 वर्षीय पुरुष, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, खड़ा था। जी, और आप? स्मिता ने पूछा। मैं चिराग का पापा अनुराग। आपको कई बार पेरेंट्स मीटिंग में देखा है अवी के साथ। अच्छा, तभी सोच रही थी कैसे मुझे पहचाना। वो क्या है कि अवी चिराग का गिफ्ट घर पर भूल आया था, देने चली आई। इधर कुछ काम भी था, सोचा वो भी कर लूंगी। गिफ्ट कोई इतना ज़रूरी तो नहीं, पर बच्चों को अपने गिफ्ट देखने का ही शौक होता है। ये तो आप सही कह रही हैं। अब आ ही गई हैं तो केक खाकर जाइए। वेटर केक रख कर ले आया था। थैंक्स, मैं चलती हूँ। अभी अभी यहीं है, काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। लाइफ में इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अनुराग ने कुछ गंभीर होकर कहा तो स्मिता ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। आंखें जैसे कहीं शून्य में खो गई थी। जी, जी कुछ नहीं, आइए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, आप मेहमानों को देखिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अभी और चिराग वीडियो कॉलिंग करते थे। कभी कभी स्कूल के असाइनमेंट वर्क को लेकर अनुराग स्मिता से भी बात कर लेता था। अनुराग पेशे से प्रोफेसर था, पत्नी से तलाक हो चुका था। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिन्हें पूरा करने के लिए उसने पति और बेटे को पीछे छोड़ दिया था। चिराग की पूरी देखभाल अनुराग के सिर थी और अनुराग की माँ भी चिराग का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन अनुराग अपने पुत्र चिराग को अवी से मिलवाने के लिए लेकर आया था। स्मिता घर पर ही थी। अनुराग को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे सोमा काकी ने पढ़ लिया था। स्मिता ने अपने भाव छिपाते हुए अनुराग को बैठने के लिए कहा। चिराग और अभी खेलने ऊपर के कमरे में चले गए थे। आपके लिए कुछ लाऊं? सोमा काकी के चेहरे पर उत्साह की झलक थी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, अनुराग ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिना कुछ लिए चले जाएं? मैं दोनों के लिए ही चाय बनाकर लाती हूँ। बीच में ही सोमा काकी बड़े अधिकार से बोली और किचन की ओर बढ़ गईं। आज काकी को क्या हो गया? न जाने क्या हो गया, वो तो किसी को मेरे पास फटकने नहीं देती। स्मिता का ये कहना भर था कि अनुराग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देख स्मिता को अच्छा लगा। क्या कर रही हैं आजकल आप? कुछ नया? अनुराग ने प्रश्न किया। कुछ खास नहीं, फैक्ट्री का काम अच्छा चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके बारे में पूछ रहा था, फैक्ट्री के नहीं। अनुराग ने स्मिता की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे बारे में जानने जैसा कुछ है ही नहीं। स्मिता ने नजरें अनुराग के चेहरे से हटाते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। सोमा काकी चाय ले आई। सोमा काकी वहीं पास खड़ी थी और लगातार अनुराग को ताक रही थी। उन्हें अनुराग के चेहरे पर एक अपनापन नजर आया था जो उन्होंने किसी और पुरुष के चेहरे पर नहीं देखा था। अनुराग का व्यक्तित्व उसके अच्छे इंसान होने की गवाही दे रहा था। सोमा काकी कमरे से बाहर गईं तो शामू काका से अनुराग को लेकर चर्चा करने लगीं। प्रोफेसर साहब को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? सोमा काकी ने पूछा। अच्छे इंसान मालूम पड़ते हैं, शामू काका ने जवाब दिया। मुझे भी। बिटिया का चेहरा कितने दिन बाद इतना खिला हुआ दिख रहा है ना? पता नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। हाँ,
अनुराग चिराग को लेकर जाने लगा तो उसके चेहरे पर स्मिता से मिलने की चाह साफ नजर आ रही थी। अनुराग के जाते ही स्मिता सोफे पर बैठी हुई थी जब सोमा काकी उसके पास आकर बैठ गईं। मुझे तो प्रोफेसर साहब अच्छे लगे। और बिटिया तुम्हें? हाँ मुझे भी। कहते ही स्मिता को ख्याल आया कि उसने अचानक क्या कह दिया। क्या? ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा मतलब हाँ अच्छे व्यक्ति हैं। कहकर उसने नजरें दूसरी तरफ कर ली। मेरी तो हाँ है और शामू की भी, कहकर सोमा काकी उठकर जाने लगी। स्मिता उनकी बात सुनकर झेप गई। बोली, कुछ भी कहती हो आप। अवि और चिराग आपस में बात करना चाहते थे तो स्मिता के फोन पर अनुराग का मैसेज आ जाता था, पर अब वो चिराग और अवि की बात कराने के लिए नहीं बल्कि खुद स्मिता से बात करने के लिए मैसेज करने लगा। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अनुराग का ये कहना, स्मिता तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, स्मिता की सारी पीड़ा हर लेता। सोमा काकी ने महसूस किया था जब से अनुराग स्मिता की जिंदगी में आया है, स्मिता के जीवन में आया खालीपन भरने लगा था। दोनों अपनी अपनी तकलीफ एक दूसरे से बांटकर जिंदगी की उलझनों को सुलझा रहे थे। बेशक वो एक दूसरे से दूर रहे थे लेकिन मन का जुड़ाव हो चुका था। धीरे धीरे अनुराग ने स्मिता से मोबाइल पर बात करनी शुरू कर दी। दो दुखी दिल, दो तन्हा इंसान ही एक दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं। अनुराग ने अपनी पत्नी से तलाक के बाद दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन अपनी तरह ही स्मिता को देख वो उसके प्रति आकर्षित होने लगा था। स्मिता और अनुराग जब भी बात करते उन्हें लगता था उनके मन की पीड़ा कम हो गई है। मन से मन का मिलन कुछ कम तो नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी जिंदगी थी, दोनों पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी थी। वो उन्हें अच्छी तरह निभा रहे थे, लेकिन दोनों के पास आज एक दूसरे का मानसिक संबल था जो शारीरिक संबल से भी जरूरी है। वक्त की धारा में दोनों बह रहे थे। स्मिता बिटिया, किस सोच में हो? तुम्हारा खूबसूरत भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? सोमा काकी ने एक दिन कहा। डर लग रहा है काकी, समाज क्या कहेगा, बच्चे क्या सोचेंगे कि उनकी माँ को शादी की पड़ी है। बच्चे छोटे हैं स्मिता, वो पिता की कमी महसूस करते हैं जो प्रोफेसर साहब पूरी कर सकते हैं। वो भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, उनकी बातों से, उनकी आंखों से साफ झलकता है। पूछा था अनुराग ने मुझसे, मैंने ही मना कर दिया था। शामू काका भी वहाँ आ चुके थे। स्मिता बिटिया, सोमा सही कह रही है। समाज हमारे साथ ऐसा करता ही क्या है जो हम उसके बारे में सोचें। अपने दिल की सुनो बिटिया, बच्चों को पिता भी मिल जाएगा। शामू काका और सोमा काकी के जाने के बाद स्मिता सोच में डूब गई। सुमित को याद करने लगी, अपने वो दिन याद करने लगी जब लोगों की नज़रें उसे तार तार करने की कोशिश करती थी। अनुराग से मिलने से पहले कितना दर्द था उसके दिल में, सब स्मिता की आंखों के आगे नाचने लगा। स्मिता ने फ़ोन उठाया और अनुराग को कॉल किया। हेलो अनुराग। हाँ स्मिता कहो। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम साथ होंगे तो सब उलझनें सुलझ जाएंगी। स्मिता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कभी। अनुराग के इन शब्दों से स्मिता का रोम रोम पुलकित हो उठा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।